अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट लेक्चर जो है वो शुरू कर लेते हैं एंड दैट इज़ प्रोकैरियोट्स। आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 जो है वो क्या है, प्रोकैरियोट्स। तो इसी प्लेलिस्ट में मैं सिर्फ़ और सिर्फ चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर्स अपलोड करूँगा। ये चैप्टर कभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कभी थोड़ा सा बोरिंग बन गया है, तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के हवाले से काफ़ी सारी डिस्कशन करूँगा, लिखूँगा कुछ ज़्यादा नहीं। तो आप लोग ये डिस्कशन इंतहाई गौर से सुनेंगे, और अगर मेरे ख्याल में कि डिस्कशन गौर से सुनेंगे तो फिर आगे जो नोट्स है उसको बस सिर्फ हमने रीड करना है, 1 मिनट में समझ आ जाएगी। सबसे जो पहला पॉइंट है, आप लोगों ने ये याद रखना है कि इस प्लैनेट के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, 9th क्लास में आप लोगों ने डिस्कस किया है कि हम उसको क्लासिफाई करते हैं और 5 किंगडम्स के अंदर, 5 किंगडम्स के अंदर हम उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। नॉर्मली हम क्लासिफिकेशन इस वजह से करते हैं क्योंकि ऑर्गेनिज़म्स को समझना आसान हो जाता है। जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो आप लोग बोलेंगे कि इस वजह से क्लासिफिकेशन होती है क्योंकि चीज़ों को समझना आसान होता है। तो हमने इन तमाम ऑर्गेनिज़म्स को 5 किंगडम्स के अंदर इसी वजह से डिवाइड किया है ताकि हमें इजीली समझ आ जाए। अब जब आप लोग ये 5 किंगडम्स अरेंज करते हैं तो ये अपनी मर्ज़ी से आप लोग नहीं अरेंज कर सकते। इसको अरेंज करने के लिए यही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतरीन है। ये आप बोले इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, एवोल्यूशनरी ट्री है, आप समझे कि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे। आप लोग अगर इनकेस नोट करेंगे ना तो इस ग्राफ के अंदर बैक्टीरिया को सबसे नीचे रखा गया है। आप बोले किंगडम मोनेरा को सबसे नीचे रखा गया है। नीचे इस वजह से रखा गया है कि जैसे जैसे आप इसमें ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर शो कर रहा है मॉडर्न टाइम्स को, रिसेंट टाइम्स को। जैसे जैसे आप लोग नीचे जाते हैं तो ओल्ड टाइम्स को ये रिप्रेजेंट करता है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यू नीड टू रिमेंबर कि बैक्टीरिया या किंगडम मोनेरा जो है ये ओल्डेस्ट किंगडम है इस प्लैनेट के ऊपर। सबसे पहला किंगडम आप बोलेंगे कि फर्स्ट किंगडम है इस प्लैनेट के ऊपर जो कि बन गया है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स मॉडर्न होते जाते हैं। इन्हीं बैक्टीरिया में आप लोग देखेंगे एवोल्यूशन हो गया, और एवोल्यूशन के रिज़ल्ट में प्रोटिस्टा बन गया, और प्रोटिस्टा से फिर आगे जाके प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई अलग अलग ग्रुप्स बन गए। इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर, इस पूरे के पूरे डायग्राम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं मिल रही कि बैक्टीरिया जो है वो ओल्डेस्ट है, बल्कि इसके अंदर आप लोग ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैक्टीरिया सिंपलेस्ट भी है। क्योंकि असल में नए नए इस प्लैनेट के ऊपर जब ये बने थे तो ज़ाहिर सी बात है कि कॉम्प्लेक्स तो हो नहीं सकते, सिंपल ही होंगे। सो बैक्टीरिया यू नीड टू रिमेंबर, मोनेरा यू नीड टू रिमेंबर कि ये सिंपलेस्ट किंगडम होता है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। याद रखेंगे आप लोग कि बैक्टीरिया इस लिहाज से सिर्फ़ और सिर्फ यूनिक नहीं है कि ओल्डेस्ट है या फर्स्ट किंगडम है या सिंपलेस्ट है। ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब कि इसके अंदर कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। सो 5 किंगडम्स में से ये वाहिद किंगडम है बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स है। रिमेनिंग जो आप लोगों को ऊपर 4 किंगडम्स नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे किंगडम्स के हवाले से हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप लोग बोलेंगे कि वो तमाम के तमाम क्या है, वो यूकैरियोट्स है। ठीक है। सो 4 किंगडम्स यूकैरियोट्स है, सिर्फ और सिर्फ एक किंगडम जो है वो क्या होगा, वो प्रोकैरियोट होगा। अब ज़रूरी बात बताने लगा हूँ। थोड़ी देर बाद इस चैप्टर में आप लोग डिस्कस करेंगे कि किंगडम मोनेरा या बैक्टीरिया को हमने प्रोकैरियोट्स तो बोला, लेकिन अभी अभी रिसेंटली हमें पता चला है कि बैक्टीरिया असल में एक ग्रुप नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो 2 तरह के इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। तो आप लोग थोड़ी देर बाद इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को B-E-1 डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में। सो हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर नोट्स के अंदर मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन दिस प्लैनेट आर डिवाइडेड ईदर इनटू प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये तो आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई या तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सेल इन दैट ऑर्गेनिज्म। लिखा है कि प्रोकैरियोट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक आइडिया दे रहे हैं
इस सेंटेंस के अंदर कि प्रोकैरियोट्स की आइडेंटिफिकेशन अगर आप करना चाहे तो कैसे करेंगे, देखेंगे उसके अंदर एक तो न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए, ट्रू न्यूक्लियस मीन मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होना चाहिए, और एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। आगे नोट किया है कि प्रोकैरियोट्स आर द सिंपलेस्ट, मोस्ट अबंडेंट एंड एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन दिस प्लेनेट टुडे, अर्थ टिल टुडे। सो मैंने वहाँ पर भी आप लोगों को बताया कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये सबसे पहला ग्रुप है जो कि इस प्लेनेट के ऊपर बना है तो एंशिएंट ऑर्गेनिज्म से, और जाहिर सी बात है जब नए नए बने थे इस प्लेनेट के ऊपर तो फिर तो सिंपल इसको होना चाहिए। हाँ, ये बात भी आप लोग याद रखें कि बैक्टीरिया का नंबर इंतहाई ज़्यादा है, सो इस वजह से लिखा है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स बी है इस प्लेनेट के ऊपर। साथ में डिस्कस किया है कि दे क्लोजली रिजेंबल द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू इवॉल्व ऑन अर्थ। ये आप लोग बोले कि वो पुराने ऑर्गेनिजम्स तो नहीं है जो उस टाइम मौजूद थे, लेकिन उसके साथ रिजेंबल करते हैं, मीन के उसका भी न्यूक्लियस नहीं होता था और इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। आप लोग बोलेंगे ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले सेल्स होते हैं, और प्रिमिटिव न्यूक्लियस तो होता ही नहीं था अर्लियर टाइम्स में। सो ये कहते हैं कि ये उनके साथ मैच कर रहे हैं अर्लियर टाइम्स के ऑर्गेनिजम्स के साथ। They lived and evolved all alone on earth for over a billion years before the advent of eukaryotes। हम एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, जो एवोल्यूशन चैप्टर है वो अभी ऐड कर दिया है, सेकेंड ईयर में पहले था, सेकेंड ईयर वाले 20 साल पढ़ेंगे। आप लोग बोलेंगे कि इस प्लेनेट के ऊपर जो पहला ऑर्गेनिज्म बना था ना वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ही था, और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक आप समझे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इस प्लेनेट के ऊपर रहे हैं। बाद में आराम से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत लेट इवॉल्व हो गए हैं। और अगर आप लोग अभी थोड़ी देर पहले वो चार्ट देख ली जो मैंने आप लोगों को बताया, जो ग्राफ दिखाया, तो ये प्रोकैरियोट है, ये भी यूकैरियोट है, ये भी यूकैरियोट है, और ये भी यूकैरियोट है, और ये भी यूकैरियोट है। तो ये देख लो, ये ऊपर जाते हैं तो बाद में यूकैरियोट्स का क्या हो रहा होता है, एवोल्यूशन हो रहा होता है। खैर, इस वाले पैराग्राफ के अंदर 4-5 जो मैंने लाइंस डिस्कस किए हैं, इसमें ज़रूरी बातें यही है कि प्रोकैरियोट्स क्या है, सिंपलेस्ट है, मोस्ट अबंडेंट है, एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स है, इस प्लेनेट के ऊपर सबसे पहले इवॉल्व हो गए थे, न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इसके अंदर, ऑर्गेनेल्स नहीं होते, और बिलियंस ऑफ ईयर्स तक इस प्लेनेट के ऊपर ये अकेले थे, और बाकी जो है वो यूकैरियोट्स मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने प्रोकैरियोट्स की टेक्सोनॉमी के हवाले से डिस्कस करना है, इसके हमने क्लासिफिकेशन के हवाले से डिस्कस करना है कि ये किंगडम कैसे बन गया, और किंगडम बनने के बाद जो अभी मैंने आप लोगों को बोला कि क्या ये वाकई सारे सेम है, इसमें डिफरेंसेस भी है। तो डिफरेंसेस है, इसको हम फर्दर क्या करते हैं और डिवाइड कर देते हैं, और ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। मैंने लिखा है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस प्लेनेट आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। आप लोग बोलते हैं ना कि बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं उन लार्जेस्ट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, किंगडम। आप लोग अक्सर बोलते हैं कि किंगडम क्या होता है, लार्जेस्ट टैक्सॉन होता है। लार्जेस्ट टैक्सॉन का मतलब लार्जेस्ट ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का, और ये पिछले पेज पे भी मैंने आप लोगों को बताया है किसने ये बनाया था। सो दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट व्हिटेकर इन 1969। ये आप लोगों के 9th क्लास का पॉइंट है कि ये जो 5 किंगडम, इससे पहले तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन होता था, फिर 3 बन गया क्लासिफिकेशन, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बुनियाद किसने रखी, 1969 में रॉबर्ट व्हिटेकर ने रखी, और अभी तक ये क्लासिफिकेशन आप समझे जारी है, चल रही है। तो क्या इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है? नहीं, इसको मॉडिफाई किया गया है। आप लोग बोलेंगे कि Margulis and Schwartz modified 5 kingdom classification in 1988, where they placed all prokaryotic organisms in a separate kingdom called Monera। ये आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं कि जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हो रहा था तो उस टाइम प्रोकैरियोटिक का कोई जिक्र नहीं था। जब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हो रहा था तो आप समझे कि बैक्टीरिया वगैरह का, प्रोकैरियोट्स का कोई जिक्र नहीं था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोट्स के साथ थोड़ा सा जस्टिस ये हो गया
कि मार्गेलिस और श्वार्ट्ज ने 1988 में ऐसा किया कि इन्होंने तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए बाकायदा एक अलग किंगडम बनाया, और उस किंगडम मैंने अभी आप लोगों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर दिखा दिया कि उस किंगडम को इन्होंने क्या नाम दिया, मोनेरा नाम दिया। ठीक है, आप बोले कि किंगडम मोनेरा जो है या प्रोकैरियोट्स जो है वो सारे के सारे एक ग्रुप के अंदर आने चाहिए। ये बात सिर्फ और सिर्फ समझा रहे हैं कि तमाम प्रोकैरियोट्स को क्या होना चाहिए, एक ही ग्रुप के अंदर रखना चाहिए हमें। अब हमने उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को मोनेरा के अंदर रखा और इनको क्या बोलना शुरू कर दिया, बैक्टीरिया बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि बैक्टीरिया का मतलब होता है स्मॉल स्टफ़, या आप समझे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। तो तमाम के तमाम प्रोकैरियोट्स वैसे भी यूनिसेलुलर सिंपल होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स को हमने क्या नाम देना शुरू कर दिया, बैक्टीरिया नाम देना शुरू कर दिया, मतलब ये एक जनरल नाम उनका पड़ गया। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि मोनेरा का मतलब होता है बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये स्मॉल स्टफ़ होता है, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन एक मसला बन गया, और वो मसला आप लोगों को अभी समझ आ जाएगी कि अब तमाम के तमाम मोनेरा को बैक्टीरिया तो बोल रहे हैं, तमाम प्रोकैरियोट्स को बैक्टीरिया तो बोल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ अराइज हो गया, यहाँ पर। However, advancement in molecular systematics revealed that prokaryotic life consists of 2 distinct domains. आपने ये वाला क्लासिफिकेशन जो डिस्कस किया जिसमें प्रोकैरियोट्स को हमने अलग किंगडम के अंदर रखा, उसको मोनेरा या बैक्टीरिया बोला, लेकिन पता क्या हमें चला बाद में कि असल में ये जो मोनेरा है, ये जो बैक्टीरिया है, ये तो असल में 2 अलग अलग ग्रुप्स है। इन दोनों को साथ नहीं रखना चाहिए, इन दोनों को अलग अलग करना चाहिए। सो लिखा है कि एडवांसमेंट इन मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स रिवील्ड दैट प्रोकैरियोटिक लाइफ कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म। इसका मतलब मोनेरा को स्प्लिट करना चाहिए 2 अलग अलग ग्रुप्स में, एक दूसरे से क्या करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए, और अलग अलग ग्रुप्स को हम नाम देते हैं डोमेन्स। मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं, हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, और उसकी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसको हम देख रहे होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखा है कि वो जो 2 डोमेन्स है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो कौन कौन से है। तो स्टार्ट में हमने इनको नाम दिया था यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया। अभी जो हम मॉडर्न नेम्स पढ़ते हैं वो क्या है, वो है बैक्टीरिया और आर्किया। सो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि किंगडम मोनेरा को हमने एक अलग किंगडम के अंदर तो रखा है, लेकिन बाद में पता चला कि इसको आपको स्प्लिट करना पड़ेगा 2 और ग्रुप्स में, और वो और ग्रुप्स यू बैक्टीरिया है और आर्किया बैक्टीरिया है। ये इसके पुराने नेम है, मॉडर्न नेम्स इसका बैक्टीरिया है और आर्किया है। तो समझे कि प्रोकैरियोट्स 2 तरह के हो गए। कौन कौन से हो गए, एक को हम बैक्टीरिया बोलेंगे और एक को अब हम आर्किया बोलेंगे, और 2 अलग अलग ग्रुप्स को हम डोमेन बोलेंगे। ये अलग अलग डोमेन बन गए, ये अलग अलग ग्रुप्स बन गए हमारे पास। आगे मैंने डिस्कस किया है कि ये किसने किया ऐसा। सो इट वाज कार्ल वोस who identified archaea have a separate evolutionary lineage from bacteria। किसने किया था, कार्ल वोस ने क्या किया था, हमें आइडिया दिया था कि आर्किया को बैक्टीरिया से अलग करना चाहिए, ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अलग एवॉल्व हो गया है, तो हमें क्या करना चाहिए, इनको कम्प्लीटली सेपरेट रखना चाहिए। और इनको कैसे पता चला, कार्ल वोस कंस्ट्रक्टेड phylogenetic tree using data obtained from sequencing ribosomal RNA gene। कार्ल वोस ने क्या किया था, इन्होंने राइबोसोमल आरएनए जीन्स को देखा और उसकी मदद से इन्होंने एक एवोल्यूशनरी ट्री बनाई। फाइलोजेनेटिक ट्री का मतलब होता है एवोल्यूशनरी ट्री। और जब वो एवोल्यूशनरी ट्री इन्होंने बनाई तो इनको पता चला कि बैक्टीरिया और आर्किया तो डिफरेंट है। तो अगर इनके हिसाब से कोई पूछता है कि किस चीज़ की बुनियाद पर, आप बोलेंगे राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस की बुनियाद पर। उनको पता चला कि ये क्या है, ये डिफरेंट है। फाइलोजेनेटिक ट्री क्या होता है, तो बुक के अंदर ये भी डिफाइन किया है कि फाइलोजेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस अमंग वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, स्पीशीज़ और पॉपुलेशन। जो डिफरेंट पॉपुलेशन है ना, कि ये एनिमेलिया कब बना है, प्लांटाई वाला ग्रुप कब बना है, फंजाई ग्रुप कब बना है, बैक्टीरिया ग्रुप कब बना है, आर्किया कब बना है। जब आप इन ग्रुप्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं, इसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक्स।
इस पेज को मैं क्विक समराइज़ कर देता हूँ कि तमाम ऑर्गेनिजम्स को हमने 5 किंगडम्स में तो डिवाइड कर दिया। रॉबर्ट वेटेकर ने अपनी तरफ से कोशिश की कि वो 5 किंगडम्स में उसको डिवाइड कर दे। इवन मार्ग्यूलिस श्वार्ट्ज़ ने भी कोशिश की कि उन्होंने तमाम प्रोकैरियोट्स को उठाया और उसको मोनेरा के अंदर रखा, ठीक है, और हमने तमाम प्रोकैरियोट्स को बैक्टीरिया बोलना शुरू कर दिया, तो आराम से हम साइड पे बैठ गए। लेकिन बाद में कार्ल वोस ने हमें बताया कि नहीं, जिन चीज़ों को आप बैक्टीरिया बोल रहे हैं या प्रोकैरियोटिक आप जिन चीज़ों को बोल रहे हैं वो सारे सेम नहीं है, वो सारे 2 तरह के हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। बैक्टीरिया उसने कहा अलग है और आर्किया उसने कहा कि ये अलग है। हमने कार्ल वोस से पूछा आपको कैसे पता चला, तो उन्होंने कहा इन लोगों का एवोल्यूशन ही अलग अलग हुआ है, इन लोगों के राइबोसोमल आरएनए से मुझे पता चल रहा है कि इनका जो एवोल्यूशन है वो अलग अलग है। तो कार्ल वोस से हमने पूछा कि आप कैसे राइबोसोमल आरएनए की बुनियाद पर कह सकते हैं, तो उसने फाइलोजेनेटिक ट्री दिखाई तमाम ऑर्गेनिजम्स की, जो एवोल्यूशनरी ट्री है वो हमें दिखाई। और फाइलोजेनेटिक ट्री नॉर्मली हम बना रहे होते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट होता है। एक बात यहाँ पर क्लियर हो गई और वो ये है कि मोनेरा के में 2 तरह के लोग हैं, बैक्टीरिया अलग है और आर्किया अलग है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। दिस न्यू डिस्कवरी लेड टू द डिवीजन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन। अब थोड़ी देर पहले मैं जब आप लोगों को वो डायग्राम दिखा रहा था ना, तो उस डायग्राम में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स है। एक में बोलता था कि मोनेरा है जिनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और एक आप लोगों ने डिस्कस किया कि यूकैरियोट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्ल वोस क्या बोल रहा है कि प्रोकैरियोट्स तो असल में 2 तरह के लोग हैं, एक बैक्टीरिया है और एक क्या है, आर्किया। तो हमारी बात अब चेंज हो जाएगी कि 2 तरह के ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है। दिस न्यू डिस्कवरी लेड टू द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन्स। एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब आप बोल सकते हैं कि हमारे पास 3 डोमेन्स बन गए, और कौन कौन से हैं? एक है यू बैक्टीरिया जिसको हम ये बैक्टीरिया बोलते हैं, आर्के बैक्टीरिया जिसको हम आर्किया बोलते हैं, और यूकैरिया जिसको हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एक नया लफ्ज़ बन गया, और इस नए लफ्ज़ को हम बोलते हैं डोमेन। तो आपसे कोई पूछता है कि डोमेन क्या है, आप बोलेंगे कि क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा यूनिट है। आप बोले कि ये किंगडम से भी बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। आगे डिस्कस किया है कि दीज डोमेन्स इंडिपेंडेंटली एवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। अलग अलग इनका एवोल्यूशन हुआ है। इस डायग्राम को आप लोग देखेंगे ज़रा, ये कॉमन एंसेस्टर है, आप लोग देख ले। कॉमन एंसेस्टर सबसे यहाँ पर नीचे हम बनाते हैं। टाइम गुजरता गया, और टाइम गुजरने के बाद यहाँ पर बैक्टीरिया इस वाले पार्ट में एवॉल्व हो गई, आर्किया जो है वो इस वाले पार्ट में एवॉल्व हो गया, और यूकैरिया जो है वो इस वाले पार्ट में क्या हो गया, एवॉल्व हो गया। आप बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया क्या है, ये एंशियंट है, सबसे पहले ये बने हैं। मैंने बोला जिस तरह हम एवोल्यूशनरी ट्री में ऊपर जाते हैं ना, तो टाइम मॉडर्न होता जाता है। तो आप लोग नोट करेंगे कि बैक्टीरिया यहाँ एवॉल्व हो गए हैं, इसका मतलब बैक्टीरिया एंशियंट है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करेंगे कि आर्किया ऑल दो ये तो वो है प्रोकैरियोट है, लेकिन ये पता है किस ब्रांच से एवॉल्व हो गए हैं, यहाँ डोमेन यूकैरिया से एवॉल्व हो गए हैं, जो कि काफ़ी यूनिक पॉइंट है कि है प्रोकैरियोट, लेकिन कौन से ब्रांच से एवॉल्व हो गए हैं जहाँ से यूकैरिया एवॉल्व हो रहा है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए। इसमें अगर आप लोग डिटेल डिस्कशन करना चाहे, क्वेश्चंस वगैरह पूछना चाहे, या जो चीज़ें आप लोग समझना चाहे, मेरी ऑनलाइन क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर दें। रात के टाइम में जूम ऐप पे क्लासेस लेता हूँ, और काफ़ी सारे उसमें ऑलरेडी स्टूडेंट्स है। कन्फ्यूजन्स वगैरह सारे के सारे आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं तो कर ले। बाकी अगर आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना चाहे तो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताइए, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स में मुझे फीडबैक भी दे जो इम्प्रूवमेंट मैं इसमें ला सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।